नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र में। मैं संतोष अग्रवाल आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जो यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस से संबंधित है, जिसके बारे में मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, जो था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। दोस्तों, आज उसी का मैं पहला चैप्टर आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसका नाम है मनोविज्ञान। आज हम जानेंगे कि मनोविज्ञान होता क्या है, मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ और कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर कौन कौन सी परिभाषाएं और किस प्रकार से दी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक अपना। देखिए, ये है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी, मनोविज्ञान जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है मनोविज्ञान की, वो हुई थी हमारे दर्शन शास्त्र से। किससे हुई थी? हमारी दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। मनोविज्ञान जो था, मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले यूपी टेट में कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, तो वो कहा था किसने? अरस्तू ने इसको, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। लेकिन उत्पत्ति तो मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र से हुई, लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय दिया गया वो गया किसको? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने ये इस तरीके से अलग किया कि इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आज पढ़ा जा रहा है मनोविज्ञान को। अब मनोविज्ञान को जब हमारी इसके दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हो गई, अरस्तू ने इसको आत्मा का विज्ञान भी कहा और दर्शन शास्त्र से इसको अलग भी कर दिया गया। लेकिन मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान जो है, उसका विकास एक साथ नहीं हुआ कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही मनोविज्ञान बन गया हो, मनोविज्ञान शब्द आ गया हमारे सामने। उसका विकास जो है क्रमिक चरणों में हुआ। तो हम उसी को देखेंगे कि मनोविज्ञान का जो विकास है किस किस तरीके से हुआ और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन विद्वानों ने इस बात को कहा है। तो विकास जो क्रम है इसका, पहला जो था कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। ये बात मैंने अभी यहाँ पे भी आपको बताई थी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। किस किसने कहा? ये कहा आपके अरस्तू ने और प्लेटो ने। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने भी कहा था, लेकिन हमें ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा डिटेल में। इतना ही ठीक है कि अरस्तू और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। कब कहा इसे? ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। दूसरा पॉइंट कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान, इसको बोला जाता था 17वीं सदी में। 17वीं सदी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान बोला जाता था मनोविज्ञान को। यह बात किसने कही? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने यह बात कही कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं सदी तक कहा गया, इसे जॉन लॉक के द्वारा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को कहा गया चेतना का विज्ञान 19वीं सदी तक। 19वीं सदी तक मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, जो कहा गया विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक। चौथा पॉइंट है व्यवहार का विज्ञान, जो यानी मनोविज्ञान जो था उसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। कब कहा गया? जो 20वीं सदी से आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और यह कहा किसने? वॉटसन और स्किनर जैसे महान मनोवैज्ञानिकों ने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा मनोविज्ञान के बारे में और मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या था। अब इसी में अगला पॉइंट है हमारा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के जो विकास क्रम है, विकास किस किस तरीके से हो रहा है और उसके ऊपर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। यानी कि जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान का जो विकास हो रहा है उसके ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी और उन परिभाषाओं को हम बारी बारी से, कुछ मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम बारी बारी से जानेंगे। पहली परिभाषा है वुडवर्थ ने, यानी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने, विद्वानों ने एक परिभाषा दी वुडवर्थ ने, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा। मनोविज्ञान ने क्या किया है? पहले आत्मा को त्यागा है, फिर मन को त्यागा तथा चेतना का त्याग किया। क्या किया? सबसे पहले ध्यान से समझना है, यह क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर में कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया है? आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले इसने आत्मा को त्याग दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज है या नहीं है। फिर इसने मन को त्यागा। इसके बाद में इसने किसको त्यागा है? चेतना को त्यागा है। इसके बाद इसने त्याग कर चेतना को किसको अपनाया है? व्यवहार के तरीके को अपनाया है।
यानी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, इसके बाद में अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग कर करे उसने किसको अपनाया? व्यवहार के तरीके को अपनाया। ये क्वेश्चन किसने कहा था? वुडवर्थ ने। अब देखिए क्वेश्चन यूपी टेट के अंतर्गत कैसे आता है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग करके व्यवहार के तरीके को अपनाया। यह कथन किसका है? तो आपको 4 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन देगा, वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर, मैकडूगल या जेम्स ट्रेवर। तो आपको उसी में से एक राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर? समझ में आया? पहला। दूसरा पॉइंट, वाटसन ने भी इसके बारे में कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। यानी कि जो मनोविज्ञान है उसने कहा कि ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किसका? मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनुष्य के व्यवहार का। व्यवहार का, लेकिन किस तरीके के व्यवहार का? सकारात्मक व्यवहार का। मनुष्य के किस व्यवहार का? सकारात्मक व्यवहार का। तभी उसे कहा गया है कि सकारात्मक विज्ञान है। यानी कि वाटसन ने यह बात कही कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। तीसरा पॉइंट, स्किनर ने एक परिभाषा दी इसी की। स्किनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। यानी कि स्किनर कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है यानी कि जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत का मतलब क्या है? यानी कि हमारा जो व्यवहार है उसका जो आधार है वो क्या है? हमारा साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। यानी कि स्किनर का कहना है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। व्यवहार किसका? हम इंसानों का व्यवहार, मानव का व्यवहार, उसका क्या आधारभूत है? हमारे व्यवहार का आधार क्या है? मनोविज्ञान है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। क्लियर? चौथा पॉइंट, मैकडूगल ने भी एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ध्यान से देखिए, यानी स्किनर ने कहा व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है, मैकडूगल ने इसमें एक शब्द और जोड़ा, किसको? आचरण को। यानी कि हमारा जो आचरण है, हम किस तरीके के क्रियाकलाप करते हैं, आचरण हमारा किस तरीके का है, उस आचरण और हमारे व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा है? मैकडूगल ने। क्लियर? पांचवा पॉइंट, जेम्स ड्रेबर। जेम्स ड्रेबर ने भी मनोविज्ञान के बारे में एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जो मानव है, मनोविज्ञान जो है वो मानव और पशु, दोनों पॉइंटों को समझना है यहाँ पे कि मानव और पशु, इन्होंने जो अब तक कहा, किसने? वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर और मैकडूगल ने, इन्होंने सिर्फ मनुष्य के बारे में बात करी। लेकिन जेम्स ड्रेबर जो बात करते हैं वो कहते हैं कि मानव और पशु दोनों की बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो है वो मानव और पशु दोनों के सभी प्रकार के व्यवहारों, दोनों के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यानी कि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है वो न सिर्फ मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है बल्कि वो मनुष्य और पशु के दोनों के समान व्यवहारों का या सभी प्रकार के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। ये बात किसने कही? जेम्स ड्रेबर ने। तो दोस्तों ये था जो कुछ परिभाषाएं, मेन जो परिभाषा थी जो मनोवैज्ञानिकों ने दी थी इसके मनोविज्ञान के बारे में, वो मैंने आपको बताई। इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन मैं पेपर से रिलेटिव, जो पेपर से संबंधित है ज़्यादातर, जो बार बार में अगर आप पूरे पेपर देखोगे जब से यूपी टेट और सी टेट हो रहा है, यूपी टेट या अदर स्टेट का टेट है या राजस्थान का रीट है, एमपी का टेट है, उत्तराखंड का टेट है, उनमें ज़्यादातर यही परिभाषाएं घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में चेंज करके पूछी गई हैं। इसी तरीके से मैंने आपको इससे पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 2014 के यूपी टेट और सी टेट के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है पार्ट 1 के तहत। अभी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसमें अच्छे से समझाया भी है, तो आप उनको भी पहले देखें और इनको ध्यान से समझें। अब आगे बात आती है कि मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान के विकास क्रम पर क्या क्या परिभाषाएं दी। अब मनोविज्ञान की परिभाषा तो देखी हमने, लेकिन अब विशेषताएं क्या है मनोविज्ञान की? तो मनोविज्ञान की पहली विशेषता है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। देखिए ध्यान से समझना, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, कि मैकडूगल ने पहले भी कहा कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, स्किनर ने कहा कि व्यवहार का आधारभूत विज्ञान। तो आप सोचिए मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। किसके व्यवहार का? मनुष्य के का और पशुओं के सभी प्रकार के। तो विशेषताओं में क्या होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है।
जो डेफिनेशन में था, परिभाषा में था, वही इसकी विशेषता बन गई है यहाँ पे कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट कि मनोविज्ञान जो है एक जीव विज्ञान भी है। मनोविज्ञान को एक बायोलॉजी के तौर पे भी देखा गया है कि मनोविज्ञान जो है एक जीव विज्ञान भी है। अब देखिए जीव विज्ञान शब्द आया, क्यों आया, समझने वाली बात है। अगर जीव विज्ञान आया है तो यहाँ पे क्या होगा, जीव विज्ञान के अंदर हम क्या देखते हैं भाई, बायोलॉजी के अंदर देखते हैं हम कि मनुष्य जो है, मनुष्य के हर अंग का और मनुष्य के हर क्रम का अध्ययन करते हैं, विकास क्रम का करते हैं कि नहीं बायोलॉजी के अंदर। तो वही चीज यहाँ पर है कि जीव विज्ञान क्यों है, क्योंकि व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, मनुष्य के या व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, एक जीव विज्ञान की भी संज्ञा देते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट है कि मनोविज्ञान क्या एक कला है, यानी कि मनोविज्ञान क्या एक आर्ट है। क्यों आर्ट है, क्यों कहा गया इसे, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में सौंदर्यता आती है। कला क्या है, मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में क्या आती है, सौंदर्यता आती है, रोचकता आती है। उसी वजह से इसको क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान एक कला है। अगला पॉइंट, चौथा, मनोसामाजिक विज्ञान है, यानी कि जो मनोविज्ञान है हमारा वो क्या है, मनोसामाजिक विज्ञान है। क्यों कहा गया, क्योंकि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा है, सामाजिक प्राणी है भाई, हमें आप हैं सभी कैसे हैं, सामाजिक प्राणी हैं, ऐसा तो नहीं है कोई अलग से हो। मनुष्य क्या है, हम सामाजिक प्राणी हैं, तथा मनोविज्ञान में सामाजिक प्राणी का ही अध्ययन होता है। किसका होता है, सामाजिक प्राणी का। देखो हम लोग हैं वो भी हम सामाजिक हैं। अगर कोई हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई जानवर है, पशु है, जो हमारे वातावरण में हमारे साथ रहता है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, वो भी क्या एक सामाजिक प्राणी है कि नहीं, क्योंकि वो भी समाज में निवास कर रहा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मनोसामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, एक मनोसामाजिक विज्ञान है। तो दोस्तों ये थी मनोविज्ञान के विकास क्रम था, ये परिभाषा हो गई सारी, और ये हो गया आपकी विशेषताएं। दोस्तों अभी हमने मनोविज्ञान की विशेषताएं देखी है ना। अब उसी में अगला पॉइंट है इसी चैप्टर का, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या इसी का मनोविज्ञान में ही अगला टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि शिक्षा जो शब्द है, इसमें ध्यान से देखना है, जो शिक्षा शब्द है ये जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन का हिंदी का रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण शब्द है। शिक्षा जो शब्द है एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और एजुकेशन जो शब्द है वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेशन। जो एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है उसी से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई या उससे शिक्षा शब्द बना। क्लियर, ये समझ में आया कि शिक्षा की डेफिनेशन, शिक्षा क्या है, एजुकेशन का ही हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन शब्द एजुकेशन से ही बना है। अब इसकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, उसमें बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आपको ध्यान से समझना है कि शिक्षा जो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की जो परिभाषा दी, उसमें एक अरस्तु ने परिभाषा दी है। अरस्तु ने शिक्षा के संबंध में कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह शब्द हमने कई बार सुना होगा, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर जब तक नहीं है, जब तक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण नहीं हो सकता। देखिए जैसे हम अगर बीमार हैं, तबीयत खराब है हमारी, या किसी बात से हम परेशान हैं, जब तक हमारा शरीर सही नहीं है, जब तक हमारा मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ नहीं हो सकता, और उससे कभी भी हम एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते या स्टडी नहीं कर सकते हम। समझ में आया। अरस्तु का ये कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखेंगे टेट 2015-16 में लगभग शायद पूछा गया है, क्लियर में मुझे याद नहीं है, लेकिन 16 या 17 में, 15 या 16 में किसी में पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, किसका कथन है। तो ये किसका कथन है, अरस्तु का कथन है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, फ्रोवेल, एजुकेशन के बारे यानी शिक्षा के ऊपर फ्रोवेल ने एक परिभाषा दी। उसने कहा कि जो शिक्षा है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। किसका रूप देती है, बाह्य शक्तियों का रूप। अब ये बात आती है व्यक्ति की आंतरिक शक्ति कौन सी होती है। देखिए आंतरिक शक्ति कौन सी होती है, जैसे आत्मविश्वास, साहस,
हम कहते हैं कि जैसे कोई काम है, जैसे अब पेपर ही है टेट का ही, हमें ये पेपर फॉर्म भर दिया, एक बार क्लियर नहीं हुआ, फेल हो गए, दूसरी बार फिर फॉर्म भरा हमने, फिर हमें एक डर सा रहता है, क्या रहता है, हमें डर रहता है कि हमने पहली बार पहले दिया, हम हो गए फेल। अब क्या है, हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस हमारा क्या है, लूज है, यानी डाउन है हमारा कॉन्फिडेंस कि पता नहीं क्या होगा, पास होगा या नहीं होगा, इस तरीके का रहता है ना दोस्तों के। तो वो हमारी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, आत्मविश्वास, साहस, ये क्या है, हमारी आंतरिक शक्ति है। लेकिन फ्रोबेल कहते हैं कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को, हमारी जो आंतरिक शक्ति है जैसे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उसको बाह्य शक्तियों का रूप देता है। अब बाह्य शक्ति किस तरीके की हो गई भाई, जब हमने एजुकेशन अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से मेहनत की है, तो हमारे एक कॉन्फिडेंस होगा अच्छे तरीके से। किससे होगा, आंतरिक शक्ति हमारी क्या थी, साहस था, आत्मविश्वास था, वो हमारा क्या है, आंतरिक शक्ति है। जब हमने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो हमें एक आत्मविश्वास आएगा कि चाहे हम पहले फेल हो गए लेकिन अब इस बार क्लियर होगा हमारा एग्जाम, तो हम साहस से पेपर हॉल में पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हमारा साथ देंगी। उस समय हमारा शरीर, मन और मस्तिष्क दोनों हमारे साथ में होंगे, सारी चीजें। तो उसी चीज को कहा गया है कि बाह्य शक्तियों का रूप देता है। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक शिक्षा जो है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप प्रदान करता है, ये कथन किसका है, तो किसका, ये फ्रोबेल का। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, गांधी जी ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। महात्मा गांधी जो है वो शिक्षा के बारे में कहते हैं कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वांगीण, यानी कि समस्त, यानी कि मनुष्य का जो शरीर, पूरा शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वांगीण, यानी कि आत्मा, शरीर और मस्तिष्क के सर्वांगीण का मतलब हो गया समस्त, तीनों को एक साथ लेकर के सभी का पूरी तरीके से एवं सर्वोत्तम विकास कर से है। यानी कि जो शिक्षा है, महात्मा गांधी कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करती है। यानी कि उसका आशय किससे, शिक्षा से, महात्मा गांधी के अनुसार कि शिक्षा जो है मनुष्य के शरीर का, आत्मा का और मस्तिष्क का सर्वांगीण यानी पूरी तरीके से और सर्वोत्तम विकास करती है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं इसके बारे में, शिक्षा के बारे में, कि जो शिक्षा है वो बालक की पूर्व निहित, जो बालक की पूर्व निहित क्या है, शिक्षा, समझना ध्यान से। विवेकानंद क्या कहते हैं, शिक्षा जो है, एजुकेशन, जो बालक की पूर्व निहित, जो पहले से निर्धारित है, यानी पूर्व निहित, पहले से निर्धारित है, पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, यानी कि उसको प्रदर्शित करती है। अभिव्यक्त करने का मतलब उसे दिखाती है, प्रदर्शित करती है या समाज के सामने लेके आती है। क्लियर। यानी कि शिक्षा जो है बालक की पूर्व निहित, जो पहले से निर्धारित योग्यताएं हैं, पहले से निर्धारित है, जो पूर्णता, जिसके लिए पूर्ण है, पहले से निर्धारित है लेकिन उसे पता नहीं है, लेकिन शिक्षा जो है उसे क्या करती है, अभिव्यक्त कर देती है, यानी कि समाज के सामने लेके आती है। क्लियर। ये कहा था किसने, विवेकानंद ने। अगली डेफिनेशन दी थी पेस्टालॉजी ने, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर अगली डेफिनेशन दी थी पेस्टालॉजी ने। पेस्टालॉजी क्या कहते हैं कि जो शिक्षा है वो बालक में आंतरिक शक्तियों, देखिए ध्यान से समझना, आंतरिक शक्तियों, और अभी मैंने क्या पहले बोला था, फ्रोबेल ने भी बोला था कि आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास करती है। क्लियर। यानी कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो बालक में आंतरिक शक्ति, उसकी आंतरिक शक्ति, यानी उसका आत्मविश्वास, उसका साहस, धैर्य, ये क्या है, उसकी आंतरिक शक्ति होती है बच्चे की। उसका स्वाभाविक यानी कि वास्तविक रूप में, स्वाभाविक रूप में और प्रगतिशील, लगातार प्रगति की ओर विकास करती है। यानी कि उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं लगातार आगे की ओर विकसित होती जाती हैं, यानी प्रगतिशील रहती हैं। क्लियर हुआ। कि पेस्टालॉजी का कहना था कि जो शिक्षा है वो बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक यानी कि वास्तविक रूप में और प्रगतिशील विकास लगातार कंटिन्यूअस रूप में करती रहती हैं। क्लियर हुआ। तो यह था दोस्तों शिक्षा की कुछ परिभाषाएं थी। इसके अलावा इसकी और भी कुछ परिभाषाएं होंगी, उनको भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, अब इसी में आगे चलते हैं हम, कि जो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान था, यहाँ पे हमने देखा शिक्षा की परिभाषा
किसकी परिभाषा? सिर्फ शिक्षा की परिभाषा। अब बात आती है मनोविज्ञान। तो अब हम देखेंगे पूरा दोनों को मिला के शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। ये शिक्षा को पढ़ा, अब इसमें मनोविज्ञान को भी हमने जोड़ा। शिक्षा में एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, आइए देखते हैं। इसमें पहली डेफिनेशन जो दी थी, कॉलसनिक ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों यानी कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, और उसके परिणाम यानी कि उसके रिजल्ट्स हैं, परिणाम का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा में मनोविज्ञान है। यानी कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं और उसके जो रिजल्ट हैं, वो क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, उसके प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्लियर हुआ? यह बात किसने कही थी? कॉलसनिक ने। अगला पॉइंट, क्रो एंड क्रो ने भी शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी पर एक डेफिनेशन दी थी। उनका स्टेटमेंट था कि शिक्षा जो है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, यानी कि क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर और वृद्धावस्था तक, देखिए ध्यान से समझना है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कभी कभी रॉन्ग पूछने के लिए आ जाता है। 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। तो ये शब्द ध्यान से समझना है कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सभी प्रकार के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखता है, वो जो कुछ भी सीखता है और जो अनुभव प्राप्त करता है, कई अनुभवों के वर्णन एवं व्याख्या करता है उनका। क्लियर हुआ? ये थी क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। क्रो एंड क्रो ने जो डेफिनेशन दी थी शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। क्लियर दोस्तों? तीसरी डेफिनेशन जो दी वो स्किनर ने दी, मनोवैज्ञानिक है स्किनर। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम किसे कहते हैं? लर्निंग को इंग्लिश में, अधिगम का इंग्लिश शब्द है लर्निंग का मतलब सीखना, और एवं शिक्षण से संबंधित है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की वो शाखा है जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है। ये किसने कहा? स्किनर ने। इसी तरीके से अगर टेट में, यूपी टेट में या अदर स्टेट टेट में क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो अधिगम और शिक्षण से संबंधित है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? स्किनर का कथन है। सेकंड पॉइंट, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान पर एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व होता है उसके सभी पहलुओं से संबंधित है, व्यक्ति के व्यक्तित्व से सभी पहलुओं से संबंधित है। क्लियर? ये थी स्किनर के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान पर बताई गई बातें और यह परिभाषा। क्लियर? अगला पॉइंट है इसी में कि देखो हमने शिक्षा को समझा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में हमने जो परिभाषाएं दी थी, गांधी जी ने, स्किनर ने और विवेकानंद ने, उनको हमने समझा। अब हमने समझा शिक्षा मनोविज्ञान क्या था। शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी उनको हमने डिटेल में समझा, अच्छे तरीके से समझा। अब जो हम इसे शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, इसका हमारे लिए उपयोग क्या है? भाई हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, चाहे ये तो शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है ना, साइकोलॉजी। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं या संविधान पढ़ रहे हैं, तो उसका हमारी जीवन में क्या उपयोग है? हम उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? किस तरीके से उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं? वही चीज़ है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी का उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो आइए जानते हैं हम इसके महत्व के उपयोग के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उपयोग है, पहला जो वंशक्रम है, हमारा जो वंशक्रम होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन होता है, वंशक्रम तथा वातावरण, जो हमारा वातावरण एटमॉस्फेयर है, उसका पता लगाने में सहायक होती है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के वंशक्रम एवं वातावरण का पता लगाने में सहायक होती है। यानी कि देखो कोई भी एजुकेशन साइकोलॉजी है, किसी ने पढ़ रखी है, अच्छे से साइकोलॉजी की नॉलेज है, वो व्यक्ति को देख करके ये पता लगा लेगा कि ये किस तरीके के वंशक्रम का से है और किस तरीके के वातावरण में ये निवास करता है। क्लियर? समझ में आया? तो ये शब्द के उपयोग क्या हुआ? वंशक्रम एवं वातावरण का पता लगाने में सहायक। दूसरा पॉइंट है इसी का
कि व्यक्तिगत भेद, यानी कि जो व्यक्तिगत भेद होता है, भेद को समझने में सहायक होती है। तो आज की तारीख में देखें तो हम व्यक्ति से व्यक्ति में भेद बहुत ज़्यादा है हमारे बीच में, समानता नहीं है, असमानता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि समानता नहीं है, समानता है, लेकिन कहीं ना कहीं असमानता भी है आज भी। अगर हम देखें अपने समाज में तो व्यक्तिगत भेद जो है, व्यक्तिगत असमानता जो है हमारे समाज में आज भी व्याप्त है, जो एक तरीके से नेगेटिव सोच है पूरी तरीके से। और यही कारण है कि ये हमारे हिंदुस्तान को, भारत को कहीं बहुत पीछे खींच लाई है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इसको तो खैर मैं इसकी वो नहीं करता कि इसे हटना चाहिए पूरी तरीके से। जो व्यक्तिगत भेद है उसको पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, इंसान से इंसान का संबंध होना चाहिए दोस्तों। तो लेकिन हमें यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे कि इसका उपयोग क्या है। व्यक्तिगत जो भेद है उसको समझने में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यक्तिगत भेद को समझने में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट, बौद्धिक क्षमता का पता लगाने में सहयोगी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसी भी व्यक्ति की या स्टूडेंट की क्या होती है, बौद्धिक क्षमताओं का पता लगाने में सहयोगी होती है शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर। अगला पॉइंट है अधिगम। देखिए अधिगम पहले भी मैंने बताया था डेफिनेशन में, और ये फिर अधिगम आ गया। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी सीखना। अधिगम स्तर को जानने में सहायक होती है कि यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशन में हम प्रयोग करते हैं, बच्चे के लिए प्रयोग करते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है, अगर कोई टीचर के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की अच्छी से डीप में नॉलेज है और उसको समझता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान को उसने अपनी ज़िंदगी में उतार रखा है, तो वो अधिगम स्तर को जानने में सहायता होती है। किसी भी बच्चे के अधिगम, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी लर्निंग क्षमता कैसी है, सीखने की क्षमता कैसी है, उसको समझने में सहायता करती है शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर। अगला पॉइंट, निर्देश एवं परामर्श में सहायक। देखिए निर्देश क्या होता है और परामर्श क्या होता है, दोनों को अंतर देखना होगा। जैसे मैं आपसे कोई कहता हूं कि आप इस बुक को पढ़िए या इस बुक को न पढ़िए, या ये काम कीजिए या इस काम को मत कीजिए, ये मैंने निर्देश दिया। ये क्या हो गया, निर्देश। यानी कि मैंने कोई वाक्य आपसे कहा, कोई स्टेटमेंट आपसे कहा, आपने उसे माना या न माना, लेकिन मैंने आपको वो निर्देश दिया, कहा तो। और परामर्श क्या हो गया, मैं आपसे कहता हूं कि यूपी टेट के लिए इस राइटर का प्रैक्टिस सेट लगाइए, इस राइटर का मत लगाइए, ये क्या हो गया, परामर्श हो गया। और निर्देश में हो गया कि नहीं आपको ये करना ही करना है, तो वो हो गया निर्देश। और परामर्श क्या हो गया, मैंने आपको एक सलाह दी कि आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और इस तरीके से पढ़िए जिससे आप किसी भी एग्जाम को, टेट को या सी टेट को क्लियर कर सकते हैं आप। क्लियर, समझ में आया। तो निर्देश एवं परामर्श में सहायक होता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है ये। क्लियर। अगला पॉइंट है बालक की अभिरुचि, अभिवृत्ति और अभिक्षमताओं का विकास करने में सहायक होती है ये। क्लियर। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इनको क्या करती है, विकास करने में सहायक होती है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर। ये था दोस्तों हमारा शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान से आगे का है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। इसी का सेकंड जो पॉइंट टॉपिक है वो आएगा अगला टॉपिक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, उसमें नेक्स्ट क्लास में। और ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक कराया है दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसके नोट्स चाहते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं अपने खुद के, अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो है RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र के नाम से आप सर्च कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे टॉपिक की पीडीएफ मिलती रहेंगी, जो भी क्लास में मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी। दोस्तों एक और बात कि ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, जैसे ही ये पहला चैप्टर खत्म होगा, इसका ऐसे मान के चलिए कि ये पार्ट 1 है, अभी इसका सेकंड पार्ट अभी मैं कराऊंगा। जैसे ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा चैप्टर, इसके ऊपर मैंने पहले भी ये वादा किया था आपसे कि 150 से 200 तक लगभग मैं इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा इस टॉपिक से। तो आप बेझिझक होकर के इस पर अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।